हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरू ज्योमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं गेट ज्योमेटिक्स 2022 का प्रीवियस ईयर्स के पेपर एनालिसिस में जो सेक्शन 2 है पार्ट बी का, उसके क्वेश्चंस हमारे पास रह गए थे, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो इसमें जैसे कि पैटर्न पता ही है आपको कि 1 मार्क्स के जो है वो 8 क्वेश्चन होंगे और 11 क्वेश्चन होंगे हमारे पास 2 मार्क्स के। तो टोटल जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास कितने मार्क्स का रहता है? ये हमारे पास 30 मार्क्स का रहता है और ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे जो चीज़ आपको ज़्यादा कंफर्ट देती है, जो चीज़ जिसके लिए आपने तैयारी की है, आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो, उस सेक्शन को चूज कर सकते हो। तो सेक्शन 2 जो है वो हमारे पास क्या है, इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे पास। तो पहले हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखते हैं 66 क्वेश्चन नंबर। इसमें बोला है कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू बैंड्स ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा डेट वुड यील्ड गुड क्लासिफिकेशन इज। तो जब कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है दो बैंड्स के बीच में, अगर हमें क्लासिफिकेशन अच्छे से करना है तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो क्लोज टू जीरो होगी हमारे पास। अगर क्लोज टू जीरो है तो आपको वो अच्छे से क्लासीफाई देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो क्लोज टू जीरो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन सेम है कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू बैंड्स ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा दैट वुड यील्ड गुड क्लासिफिकेशन इज क्लोज टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर, इन ए कोवेरियंस मैट्रिक्स द मेन डायगोनल शोज द fill in the blanks ऑफ ईच बैंड। तो हमारे पास मेन डायगोनल क्या शो करता है कोवेरियंस मैट्रिक्स में, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या कोवेरियंस मैट्रिक्स पता होना चाहिए। कोवेरियंस मैट्रिक्स जब बनाते हैं हमारे पास, मान लीजिए दो के लिए बना रहे हैं या फिर तीन बैंड के लिए बना रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे दो के लिए बनाते हैं, ए और बी है हमारे पास और यहाँ पर ए और बी है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होगी वो कोवेरियंस ऑफ ए होगा। तो ये जो कोवेरियंस ऑफ ए होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारे पास वेरियंस ऑफ ए के बराबर। ठीक है, तो सिमिलरली जो हमारे पास दूसरे होते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास कोवेरियंस ऑफ ए बी के लिए, ये हो गया हमारे पास कोवेरियंस ऑफ बी ए। ठीक है, और ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी बी के लिए कोवेरियंस। तो ये बी बी के लिए जो कोवेरियंस है ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, वेरियंस ऑफ बी कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो हमारे पास वेरियंस हो गया ए का। ठीक है, ये तो हमारे पास वेरियंस ए का हो गया और ये हमारे पास हो गया वेरियंस ऑफ बी का हमारे पास। तो आपको जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास? वेरियंस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स एक कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑल्सो नोन एज ऑटो कोवेरियंस मैट्रिक्स, डिस्पर्जन मैट्रिक्स, वेरियंस मैट्रिक्स और वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो इसके नाम है कोवेरियंस मैट्रिक्स के। वो क्या है हमारे पास, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स गिविंग द कोवेरियंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन रैंडम वेक्टर। तो मान लीजिए आप दो बैंड के लिए निकाल रहे हो तो वो आपको एक्स और वाई के लिए, या फिर जो भी आपके बैंड होंगे एक्स वाई जेड। तो ये जो वेरिएंस है वो जनरली क्या है, कोवेरियंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटी का एक्स एक्स, इसलिए क्या हो जाता है हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ये सिमेट्रिक होता है, पॉजिटिव होता है, सेमी डेफिनेट एंड इट्स मेन डायगोनल कंटेन्स द वेरिएंसेस। तो जो मेन डायगोनल होते हैं, जैसे ये वेरिएंस हो गया, वेरिएंस हो गया, वेरिएंस हो गया, ये भी हमारे पास अगर दो बैंड के लिए देखते हैं तो वेरिएंस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएंस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट इमेज सेगमेंटेशन इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज सेगमेंटेशन से रिलेटेड जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी वो आपको चूज करनी है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेगमेंटेशन देख लेते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है। कि सेगमेंटेशन इन एन इमेज इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द डिजिटल इमेज इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स। ठीक है, डेट इज डिवाइडेड इनटू द सेट ऑफ डिफरेंट पिक्सल्स इनटू एन इमेज। तो जैसे कि हमारे पास जो डिजिटल इमेज होती है उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स के फॉर्म में रहती है हमारे पास इमेज। तो जो भी पिक्सल्स रहती हैं हमारे पास उनको क्लासिफिकेशन दे देना है। मतलब कि हमारे पास क्या है कि उनको यूनिक
लेबल की जो नंबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर देना है, जिससे कि हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको सेम नंबर ऑफ पिक्सल से हम आइडेंटिफाई, जैसे ग्रासी एरिया को उसने इमेज के अंदर कवर किया हुआ है, तो जितने भी ग्रास एरिया के जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उनके सेम यूनिक लेबल रहेगा। वाटर बॉडी रहेगा उसका यूनिक रहेगा, तो वो क्या हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन कहलाता है हमारे पास। तो इस जो इमेज सेगमेंटेशन का पर्पज होता है वो क्या होता है हमारे पास, is to simplify the change or representation of an image into an easier format, making to more meaning for machines to analyze। तो उसके बाद हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं डिजिटल इमेज को, फिर हम एनालिसिस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो हमारे पास जो भी आउटपुट होता है उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं ईजिली। क्लासिफिकेशन का एक फॉर्म ही है हमारे पास कि इससे हम ईजिली क्लासीफाई कर सकें ऑब्जेक्ट्स को। तो हम जो इमेज का सेगमेंटेशन मल्टीपल सेगमेंट्स में डिजिटल इमेज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इमेज सेगमेंटेशन जो है वो प्रोसेस है ऑफ असाइनिंग अ लेबल टू एवरी पिक्सल इन एन इमेज इन सच अ वे दैट पिक्सल्स विद द लेबल शेयर सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि आपका अगर कुछ करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमारे पास वाटर बॉडी है, कोई फॉरेस्ट लैंड है, तो उनका जो पिक्सल्स जिस पार्ट को कवर करेंगी इमेज के, उनका जो लेबल रहेगा वो सेम रहेगा हमारे पास। उनको एक असाइनिंग कर देंगे कोई भी लेबल या उनको सेम डिजिटल नंबर असाइन हो जाता है हमारे पास। तो इससे क्या हमारे पास इट इज मेनली यूज टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स एंड बाउंड्रीज लाइक लाइन्स एंड कर्व्स इन द इमेज। तो इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी लाइन या कर्व इमेज के अंदर अवेलेबल होता है हमारे पास। In semantic segmentation is basically used for more accurate view of an image. It can recognize and understand what exactly is in the image at pixel level view in a single class to provide accuracy computer vision view to the machines। तो वो मतलब कि क्लासिफिकेशन के लिए ही हमारे पास सेगमेंटेशन बहुत हेल्प करता है हमारे पास। Semantic segmentation is useful in detecting and classifying the objects, ठीक है, इन एन इमेज व्हेन देयर इज मोर देन वन क्लास इन द इमेज। तो मान लीजिए इमेज के अंदर बहुत सारी क्लासें हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं हमारे पास। देयर आर टू पॉपुलर टेक्निक्स आर यूज, सिमेंटिक सेगमेंटेशन एंड इंस्टेंस बेस्ड सेगमेंटेशन इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स नेस्टेड क्लासिफिकेशन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेपरेट रीजन। तो हम इजिली बाउंड्री और जो भी हमारे पास लाइंस कर्व्स रहते हैं इमेज के अंदर वो इजिली लोकेट हो जाते हैं हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन की हेल्प से। तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला क्या है हमारे पास, सेगमेंटेशन डिवाइड्स एन इमेज इनटू डिफरेंट रीजन, करेक्ट है। दूसरा हमारे पास है कि इमेज सेगमेंटेशन डज नॉट हेल्प इन इमेज क्लासिफिकेशन, तो ये रॉन्ग है हमारे पास, क्योंकि इमेज क्लासिफिकेशन में सेगमेंटेशन हेल्प करता है हमारे पास। तीसरा हमारे पास सेगमेंटेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और बाउंड्रीज, करेक्ट है। फोर्थ है हमारे पास सेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग एन इमेज इनटू मल्टीपल सेट्स ऑफ सिमिलर पिक्सेल्स, तो ये भी करेक्ट है हमारे पास। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ओके। ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। इसमें बोला है कि व्हेन द हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज इज नॉन गॉसियन इन नेचर द टाइप ऑफ लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट प्रेफर्ड टू बी यूज्ड इज। तो ऑप्शन है पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, मिनिमम मैक्सिमम लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, परसेंटेज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग है, क्योंकि नॉन गॉसियन जब नेचर रहता है हिस्टोग्राम का तो हम कौन सा प्रेफर करते हैं, पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो यहाँ पे अभी थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया तो थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी कि व्हेन द हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज इज नॉट गॉसियन, मतलब कि नॉन गॉसियन है, दैट इज इट इज बाई मॉडल, ट्राई मॉडल या जो भी होगा, ठीक है। गॉसियन मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे पास हिस्टोग्राम का, वो हमारे पास क्या है, नॉन गॉसियन है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू अप्लाई अ पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्टेप्स टू द इमेजरी ऑफ द टाइप shown in the following figure. Here the analyst identify a number of linear enhancement steps that expand the brightness ranges in the modes of the histogram. तो लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग जो करते हैं हमारे पास पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, उसका यूज कर सकते हैं जब हमारे पास हिस्टोग्राम के नॉन गॉसियन है, हमारे पास नॉन गॉसियन है। तो इससे क्या हमारे पास जो ब्राइटनेस रेंजेस होती है वो एक्सपेंड हो जाती है
In effect, this corresponds to the setting of a series of minimum, maximum, and using equation below within user selected regions of the histogram. तो इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो इस फॉर्मूले का यूज करके होता है। ये हमारे पास बीबी क्या है, ब्राइटनेस वैल्यू है, आउटपुट। तो बीबी इन मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ये हमारे पास बिट इमेज के ऊपर है कि कितने बिट साइज की इमेज है हमारे पास। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज उससे, जैसे अगर 8 बिट इमेज है तो 0 से 255 रहता है हमारे पास। तो मिनिमम हो गया 0 और 255 हो गया हमारे पास मैक्सिमम। ठीक है, और फिर ये क्वांटिटी है हमारे पास के की। तो इससे हमारे पास क्या ब्राइटनेस वैल्यू मिलती है, जैसे 8 बिट इमेज का है तो इसके ऊपर हमारे पास जो बीवी इन है, ब्राइटनेस वैल्यू इन है, तो पीस वाइज जब लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कर देंगे तो उस बीवी इन की वैल्यू बीवी आउट आएगी, ब्राइटनेस वैल्यू आउट आएगी। तो वो कितनी आएगी वो डिपेंड करेगी हमारे पास बीवी इन की वैल्यू के ऊपर, और जो भी हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं इससे। मैंने अपने 23 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको सॉल्व किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि हमने 23 जो गेट ज्योमेटिक्स का पेपर हुआ था उसकी भी वीडियो एनालिसिस करके डाली हुई है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो थ्योरी पार्ट है हमारे पास कि नॉन गॉसियन नेचर होगा, तो हम कौन सी लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग को प्रेफर करेंगे, वो है हमारे पास पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 70 क्वेश्चन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ एज व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल अपीयर्स टू बी फ्रॉम। तो हमारे पास जो अर्थ होती है, तो हमारे पास जो जैसे आपको पता है कि ये हमारे पास सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है और अपनी एक्सिस पे ये हमारे पास रोटेट भी करती है। तो ये मान लीजिए, और इंक्लाइन भी होती है अप्रोक्सीमेटली कुछ डिग्री हमारे पास ये इंक्लाइन भी रहती है। तो अगर आप देखोगे अपनी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी कर रही है और हमारे पास ये रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन। बट हमारे पास जो पूछा गया है वो है कि जब नॉर्थ पोल से हम देखते हैं, ऊपर है हमारे पास नॉर्थ तो नीचे होगा हमारे पास साउथ पोल। तो जब हम नॉर्थ पोल से देखते हैं तो अर्थ हमारे पास स्पिनिंग या रोटेशन जो उसका दिखता है वो किस तरीके से दिखता है हमारे पास। तो आप देखोगे कि इधर वेस्ट है हमारे पास, ये हमारे पास ईस्ट है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है हमारे पास। और हमारे पास नॉर्थ से देखोगे तो आपको वेस्ट टू ईस्ट दिखेगी, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी आपको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा हमारे पास, बट ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रोटेट करती है, मीन्स स्पिन करती है हमारे पास अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपको करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास कि अर्थ रोटेशन और अर्थ स्पिन इज द रोटेशन ऑफ प्लेनेट अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज चेंजेस इन द ओरिएंटेशन ऑफ द रोटेशन एक्सिस इन द स्पेस। अर्थ रोटेट्स ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट हमारे पास रोटेट करती है इन द प्रोग्रेड मोशन एज व्यूड फ्रॉम द नॉर्दर्न पोलर स्टार पोलर इज अर्थ टर्न्स काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हुए दिखती है हमारे पास, रोटेट करते हुए दिखती है हमारे पास। रोटेट मतलब कि स्पिन करते हुए दिखती है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन केस ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए द वेरिएंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेसेस द स्प्रेड ऑफ इट्स वैल्यूज अबाउट द। तो जो भी हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के केस में जो वेरिएंस होता है सिंगल वेरिएबल का वो किसके अराउंड स्प्रेड आउट होता है, मीन के अराउंड हमारे पास स्प्रेड आउट होता है। तो आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी मीन हो जाएगा, क्योंकि पीसीए जो है हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एसेंशियली रोटेट्स द सेट ऑफ पॉइंट्स अराउंड देयर मीन। ठीक है, इन ऑर्डर टू अलाइन विद द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमारे पास। दिस मूव्स एज मच एज ऑफ द वेरिएंस एज पॉसिबल यूजिंग एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द फर्स्ट फ्यू डायमेंशंस। तो अगर इसमें आपको वेरिएंस की बात करनी है तो वो किसके अराउंड स्प्रेड आउट होता है, मीन के अराउंड स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट इमेज। तो हमारे पास क्या क्या स्टेप्स रहते हैं हमारे पास जब सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, रेडियोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक करेक्शन करना पड़ता है हमारे पास उस इमेज के अंदर, जो डिजिटल इमेज या सैटेलाइट इमेज होती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उस इमेज का ट्रेनिंग रहता है, मतलब कि ऑप्शन 2 रहेगा हमारे पास। पहले हमारे पास क्या ऑप्शन 4 हो गया, फिर 2 हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, क्लासिफिकेशन होता है इमेज का। तो क्लासिफिकेशन होने के बाद उसकी एक्यूरेसी की असेसमेंट किया जाता है, मतलब एक्यूरेसी को एनालाइज किया जाता है कि उसमें इमेज में कितनी एक्यूरेसी आ रही है हमारे पास। तो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप्स रहता है हमारे पास क्या रहता है,
इमेज करेक्शन रहता है, मतलब कि जो भी रेडियोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक करेक्शंस रहते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन रहता है, और उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं एक्यूरेसी को। ठीक है, बट उससे बीच में भी हमारे पास काफ़ी स्टेप्स रहते हैं, बट हमारे पास जो गेट एग्जाम में पूछा गया था, हमने इन 4 पॉइंट्स का सीक्वेंस बताया। बट हमारे पास देखा जाए तो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन क्या इंक्लूड करता है स्टेप्स को? सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग या करेक्शन, उसके बाद ट्रेनिंग, फिर सेपरेशन ऑफ कैटेगराइज, उसके बाद इमेज क्लासिफिकेशन होता है, डेटा डिस्प्ले होता है, फिर फाइनली हमारे पास इवेलुएट करते हैं हम एक्यूरेसी को, क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी कितनी अचीव हो रही है हमारे पास। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ट्रेनिंग और सेपरेशन ऑफ कैटेगराइज क्या होता है हमारे पास, इस स्टेप में क्या है कि इन दिस स्टेप द नंबर ऑफ कैटेगराइज इज डिटरमाइंड एंड द एरिया दैट बिलोंग टू दीज कैटेगरीज आर मार्क्ड इन द इमेजेस। तो जिस कैटेगरी में हमारे पास वो इमेज या जो भी एरिया है हमारे पास वो किस कैटेगरी में फॉल इन होता है उसको हम मार्क करते हैं हमारे पास। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा सच एज जियोलॉजिकल मैप और एक्चुअल ग्राउंड डेटा। तो जो भी हमारे पास मैप अवेलेबल होते हैं उससे हम देख के उस इमेज की जो भी कैटेगराइज होती हैं उनको हम मार्क करते हैं हमारे पास इमेज के ऊपर। फिर हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है। इस स्टेज में क्या होता है, विद ए सीरीज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस द पिक्सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो इमेज क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन किसकी करेंगे, जो डिजिटल इमेज है वो पिक्सेल्स की बनी हुई होती है, तो पिक्सेल्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं जो भी उसका ग्रुप होता है हमारे पास। तो देयर आर मैनी इमेज क्लासिफिकेशन मेथड सच एज मिनिमम डिस्टेंस टू द मीन, पैरेललोपाइड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफायर एमएलसी, एसएएम होता है, न्यूरल नेटवर्क्स होता है, फजी होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स होता है, एसवीएम। सो हमारे पास जो भी मिनिमम डिस्टेंस टू मीन है, पैरेललोपाइप्ड एमएलसी, सैम, एसवीएम, ये सारी चीज़ें हमारे पास के इमेज क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं हमारे पास। तो मेन हम स्टेप्स समझ रहे हैं। मेन हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो भी मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको पिक्सल्स के ऊपर अप्लाई करके उनका जो भी क्लासिफिकेशन होता है रेस्पेक्टिव ग्रुप में उसमें उनको क्लासिफिकेशन कर देते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास डेटा डिस्प्ले। डेटा डिस्प्ले स्टेज में क्या होता है कि पिक्सल जो होती है इमेज की वो क्लासीफाई होती हैं और फिर उनको डिस्प्ले किया जाता है डिफरेंट कलर्स में हमारे पास। ठीक है, एक तो हम पहले क्लासिफिकेशन कर दिए, उसको फिर डिस्प्ले करना है तो आपको उसको डिफरेंट कलर में डिस्प्ले करना होता है हमारे पास। तो जो कलर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर चॉइस। तो आप अपने हिसाब से डिफरेंट कलर दे सकते हो, कोई फिक्स कलर नहीं होता है हमारे पास, बस उनको क्या वो डिफ्रेंशिएट हो जाए तो हम उनको डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देते हैं। फिर हमारे पास एक्यूरेसी असेसमेंट है। तो जो भी हमने इमेज का क्लासिफिकेशन किया, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन किया, फिर उसका इवेल्युएट करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी अचीव हो रही है हमारे पास। तो एक्यूरेसी ऑफ द क्लासिफिकेशन इज इवेल्युएटेड यूजिंग ग्राउंड ट्रूथ, क्योंकि ग्राउंड पर जो पॉइंट्स अवेलेबल है ग्राउंड ट्रूथिंग करके हम उस इमेज की एक्यूरेसी असेस करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ग्राउंड ट्रूथिंग और ऑक्सिलरी डेटा एंड इज यूज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। तो कितना परसेंटेज में हमारे पास एक्यूरेसी अचीव हुई है वो हमारे पास एक्यूरेसी असेसमेंट कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जो स्टेप्स है, जो सीक्वेंस है हमारे पास, सबसे पहले करेक्शन है 4th पॉइंट, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, फिर क्लासिफिकेशन होती है, और फिर हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेसी असेसमेंट होता है। तो ऑप्शन बी क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कि द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम इज इक्वल टू। तो अगर आप देखोगे सम ऑफ वैल्यूज ऑल वैल्यूज का बताया हमारे पास। ठीक है, नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम में। तो नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम का जो होता है फॉर्मूला वो क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, पी आर के जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज इक्वल टू एन के बाई एन। एन के हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल पिक्सल्स है विद ग्रे लेवल आर के। ठीक है, तो हमारे पास एन तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स है, और आर के जो है वो केथ ग्रे लेवल है, और एन के हमारे पास क्या है कि आर के जो ग्रे लेवल है उस पर हमारे पास टोटल पिक्सल्स कितनी है। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ ऑल वैल्यूज की बात करेंगे तो एन के और एन की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो दोनों कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो वैल्यू होगी सम ऑफ ऑल वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम का प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम में तो हमारे पास एन के और एन की वैल्यू क्या इक्वल हो जाती है। तो इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम बाय डिवाइडिंग ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज डिनोटेड बाय ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है उससे डिनोट करते हैं हमारे पास नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम के लिए।
और उसका सम ऑफ ऑल वैल्यूज कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है हमारे पास, ठीक है। और m और n क्या रो और कॉलम डायमेंशन ऑफ द इमेज, दस ए नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पी आर के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन के बाई एम इंटू एन, के की वैल्यू 0 से लेके l-1 तक। तो अगर यहाँ पे आपको पूछा गया कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम कितनी के बराबर होती है, 1 के इक्वल होती है हमारे पास, ठीक है। तो आंसर क्या है, 1 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारे पास क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन बचे हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स 2022 पेपर के एनालिसिस वीडियो में। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 74 नंबर, वो है हमारे पास कि इन लैंडसेट 8 हमारे पास क्या सैटेलाइट होती है, ठीक है। सीन डिजिटल नंबर वैल्यूज जो दे रखी हैं वो पिक्सल की बैंड 4 और बैंड 5 और बैंड 10 की वैल्यूज दे रखी है हमारे पास डिजिटल नंबर की। बैंड 4 में हमारे पास 80 है, बैंड 5 में हमारे पास 100 है और बैंड 10 में हमारे पास 30 है हमारे पास। तो व्हाट वुड बी द NDVI वैल्यू फॉर द सेम पिक्सल। हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स निकालना है हमारे पास, NDVI की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, NDVI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास NIR नियर इंफ्रारेड रीजन में जो डिजिटल नंबर की वैल्यू है माइनस का रेड बैंड में जो डिजिटल नंबर की वैल्यू है डिवाइडेड बाई नियर इंफ्रारेड प्लस का रेड बैंड। तो आपको NDVI निकालने के लिए ये दो बैंड की डिजिटल नंबर की वैल्यू चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बैंड 4 और बैंड 5 और बैंड 10 में से कौन सा NIR है, कौन सा हमारे पास रेड बैंड है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, लैंडसेट 8 सैटेलाइट की आपको बैंड का स्टेटस जानना पड़ेगा, ठीक है। तो लैंडसेट 8 के लिए जो है बैंड 5 जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, NIR रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो NIR की बैंड वैल्यू कितनी होगी, 100 हो गई हमारे पास। दूसरा जो है वो हमारे पास बैंड 4 जो है वो रेड बैंड को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई आपके पास। तो आप इसमें सिंपली पुट कर सकते हो NIR की वैल्यू हो गई 100 और आपको रेड वाली वैल्यू हो गई हमारे पास 80। तो ये आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20/180। इसका मतलब ये कितना हो गया 1/9, और 1/9 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.111। तो आपका आंसर क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लैंडसेट 8 जो इमेज होती है उसमें बैंड 4 और बैंड 5 जो है वो रेड बैंड और नियर इंफ्रारेड बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो NDVI का सिंपल फॉर्मूला होता है, NDVI होता क्या है हमारे पास, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स होता है हमारे पास। NDVI यूज टू क्वांटिफाई वेजिटेशन ग्रीननेस एंड इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेजिटेशन डेंसिटी एंड असेसिंग चेंजेस इन प्लांट हेल्थ। तो वेजिटेशन की इंफॉर्मेशन हम NDVI वैल्यू से निकाल सकते हैं क्योंकि उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि प्लांट की हेल्थ कैसी है हमारे पास और वेजिटेशन की डेंसिटी क्या है हमारे पास, वेजिटेशन की ग्रीननेस क्या है। तो वो सब हम NDVI की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो NDVI को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है हमारे पास NIR माइनस R इज डिवाइडेड बाई NIR प्लस R। तो हमारे पास लैंडसेट 4 to 7 के लिए हमारे पास बैंड 4 और बैंड 3 रिप्रेजेंट करते हैं। बैंड 4 जो है वो NIR रिप्रेजेंट करता है और बैंड 3 जो है वो R रिप्रेजेंट करता है। लेकिन लैंडसेट 8 और 9 जो सैटेलाइट्स होती है उसके लिए बैंड 5 जो है वो हमारे पास NIR रिप्रेजेंट करता है और बैंड 4 जो है वो हमारे पास रेड बैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी से रिलेटेड है, NDVI की वैल्यू हमारे पास बैंड 4 माइनस बैंड 3 डिवाइडेड बाई बैंड 4 प्लस बैंड 3 हो जाता है 4 to 7 के लिए। 8 9 के लिए हमारे पास क्या बैंड 5 माइनस बैंड 4 डिवाइडेड बाई बैंड 5 प्लस बैंड 4। तो बैंड 5 की वैल्यू 100 है और बैंड 4 की वैल्यू 80 है आपके पास। आपने वैल्यू पुट की तो आपका आंसर आ जाएगा 0.111 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ए गिवन सेट ऑफ रेडियंस वैल्यू विच अमंग्स द फॉलोइंग इज आर यूनिटलेस। तो ये हमारे पास MSQ का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो हमारे पास रेडियंस वैल्यू बतानी है कि इसमें से जो भी ऑप्शंस गिवन है वो कौन सा यूनिटलेस होता है। तो स्क्यूनेस हो गया, कोटोसिस हो गया, मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो जैसे कि मीन तो वैल्यू आपको पता ही है, अर्थमेटिक मीन अगर आप किसी भी वैल्यूज को निकालते हो तो जो यूनिट का वैल्यूज रहेंगे हमारे पास वही मीन की वैल्यू की यूनिट रहती है हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन आप फॉर्मूला पता ही है, उसमें भी हमारे पास मीन और जो वैल्यूज गिवन होती है हमारे पास उससे रिलेटेड होता है फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की भी जो यूनिट रहती है वो हमारे पास जो भी डेटा गिवन है उसकी जिसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल रहे हैं वही हमारे पास
यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन की रहती है हमारे पास, ठीक है। बट स्क्यूनेस और किटोसिस की कोई यूनिट नहीं रहती, क्योंकि ये दोनों डेटा से रिलेटेड है ही नहीं। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, या फिर आप कह लीजिए जो ग्राफ्स बनते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास गॉसियन कर्व होता है, तो उससे रिलेटेड है हमारे पास। तो आंसर जो यूनिट लेस की बात है वो हमारे पास स्क्यूनेस और किटोसिस। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट हमारे पास जो भी डेटा होता है उसकी सेम यूनिट रहती है हमारे पास। तो ऑप्शन और बी, ए और बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्क्यूनेस और किटोसिस की। तो अगर आप देखोगे कि स्क्यूनेस क्या मेजर करती है, डिग्री ऑफ एसिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, और किटोसिस क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना ज़्यादा ऊंची इसकी पीक रहेगी उतना ज़्यादा किटोसिस रहता है हमारे पास, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, और हमारे पास देखोगे आप तो इसका रेंज, पीक बढ़ रही है, रेंज कम हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव किटोसिस हो जाता है। मीन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे ऊपर की साइड अगर पीक है तो हमारे पास वो पॉजिटिव किटोसिस कहलाता है। और अगर हमारे पास नेगेटिव किटोसिस होता है जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है उससे जब नीचे पीक रही है हमारे पास, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीक यहाँ पर है, और जब उससे नीचे हमारे पास ग्राफ की, क्योंकि इसका रेंज तो बढ़ जाएगा बट इसकी पीक क्या है वो कम हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो पीक कम होती है तो वो नेगेटिव किटोसिस कहलाता है। तो ये किटोसिस हो गया। लेकिन डिग्री ऑफ एसिमेट्री कौन रिप्रेजेंट करता है, स्क्यूनेस रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। लेफ्ट साइड है हमारे पास तो वो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जब वो उसका जो वो पीक है वो राइट साइड अकर करता है हमारे पास। और जो इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो सिंपल बनेगा आपका, ठीक है। ये मान लीजिए आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी में अगर आप देखोगे तो पीक लेफ्ट साइड है पॉजिटिव किटोसिस, और अगर पीक राइट साइड है तो वो वहाँ पर नेगेटिव किटोसिस स्क्यूनेस कहलाता है, सॉरी। किटोसिस जो है वो पीक दिखाता है हमारे पास, ऊपर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तो पॉजिटिव है, नीचे है पीक हमारे पास तो वो नेगेटिव किटोसिस कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है किटोसिस की कोई यूनिट नहीं होती है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट की बात कर रहे हैं, बट हमें समझना है स्क्यूनेस क्या होता है, किटोसिस क्या होता है, वो कर्व से हम समझ लिए हैं। अब हमारे पास बात आती है यूनिट की, तो मीन और वेरिएंस आर द रॉ मूवमेंट्स एंड द स्क्यूनेस एंड किटोसिस आर द नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड movements, means normalized with standard deviation. Unlike mean and variance, skewness and kurtosis are unit free dimensionless movements हमारे पास, ठीक है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट होती है, बट स्क्यूनेस और kurtosis जो है वो हमारे पास डायमेंशनलेस है, यूनिट लेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, मीन निकालते हो समेशन ऑफ जितनी भी वैल्यूज होती हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस रहता है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसकी यूनिट भी वही है जो डेटा गिवन है, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन की यूनिट रहती है सेम हमारे पास वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट रहती है हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन की सेम यूनिट रहेगी, अगर मीटर में डेटा है तो मीटर में रहेगा, लेकिन वेरिएंस का जो यूनिट रहेगा वो स्क्वायर रहता है हमारे पास, क्योंकि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रहता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद देनी है, ध्यान देना है। उसके बाद स्क्यूनेस है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, उसकी वैल्यू है हमारे पास। किटोसिस है हमारे पास, ये हमारे पास इसका शेप जो है वो टॉल और फ्लैट हो सकता है, जैसे हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका ये वैल्यू कैलकुलेशन का फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसमें देखोगे आप 1 पावर है हमारे पास, इसमें 2 पावर है, इसमें 3 पावर है, इसमें हमारे पास 4 पावर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये जनरली मूवमेंट्स होते हैं हमारे पास। स्क्यूनेस और किटोसिस जो है वो हमारे पास नॉर्मलाइज मूवमेंट्स है, और ये हमारे पास मीन और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं वो हमारे पास रॉ मूवमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उनकी यूनिट होती है, बट स्क्यूनेस और किटोसिस की कोई यूनिट नहीं होती है हमारे पास। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है हमारे पास एक्सटर्नल जियोमेट्रिक एरर्स इन सैटेलाइट इमेजेस कैन बी करेक्टेड यूजिंग जीसीपीज, मींस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, एंड एन अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल मॉडल। तो सही है हमारे पास कि ज्योमेट्रिक एरर जो होता है वो हमारे पास हम उनको मैथमेटिकल मॉडल का यूज करके करेक्ट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स आर यूज्ड टू रेक्टिफाई रिमोट सेंसिंग इमेजेस टू ए स्टैंडर्ड डेटम एंड मैप प्रोजेक्शन। तो ये भी सही है हमारे पास कि रेक्टिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो कोफिशिएंट्स होते हैं रिमोट सेंसिंग इमेजेस के, वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेटम और
मैप प्रोजेक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स होते हैं। फिर हमारे पास स्पेशल इंटरपोलेशन मॉडल्स टेक केयर ऑफ 4 काइंड्स ऑफ डिस्टॉर्शन इन द रिमोट सेंसिंग इमेजेस। तो ये गलत है, हमारे पास टोटल जो यूज होते हैं वो 6 होते हैं, हमारे पास 6 काइंड्स ऑफ डिस्टॉर्शंस होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास रजिस्ट्रेशन इज डन बिटवीन ए सैटेलाइट इमेज एंड फील्ड डेटा। तो ये भी गलत है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो है वो सैटेलाइट इमेज और फील्ड डेटा के बीच में नहीं किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ज्योमेट्रिक एरर्स है, ज्योमेट्रिक एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे एटीट्यूड चेंज हो गया हमारे पास, रोल पिच और यो होता है हमारे पास, जैसे एक्स वाई जेड होता है इमेज के फॉर्म में, हमारे पास क्या होता है, रोल पिच और यो होता है हमारे। तो जब इमेज का एटीट्यूड चेंज हो या फिर उसका एल्टीट्यूड चेंज हो, तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक एरर्स कहलाता है। ये हमारे पास करेक्टिफाई किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स विद द अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल मॉडल्स। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करोगे आप, उसकी हेल्प से ज्योमेट्रिक करेक्शन किया जाता है हमारे पास। इन सिंपल वर्ड्स वी मे डिफाइन इट इज ए लोकेशन दैट रिप्रेजेंट द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द कलेक्टेड सेंस्ड इमेज एंड लोकेटेड एक्यूरेटली इन ए मैप। तो वही है कि हमारे पास जो भी इमेज लेते हैं हम, डिजिटल इमेज जो क्रिएट होता है वो हमारे पास क्या है, सिमिलर और सेम सरफेस ऑफ अर्थ शो करना चाहिए, जो कि हमारे पास मैप के ऊपर लोकेट किया गया है हमारे पास, ठीक है। तो वो तभी होगा जब हम ज्योमेट्रिकल एरर को रिमूव करेंगे या फिर ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या था, पेयर्ड कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम मैनी जीसीपीज मींस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, एग्जांपल 20 कैन बी मॉडल टू ड्राइव geometric transformation coefficients relating to the geometry of the image coordinate system and the reference map coordinate system. These coefficients may be used to geometrically rectify remotely sensed image to a standard datum and move projection हमारे पास। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास, उनका यूज करके हम जो स्टैंडर्ड डेटम और मैप प्रोजेक्शन होता है रिमोटली सेंस डेटा का, उसका यूज करते हैं हमारे पास रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ वन इमेज टू अनदर इमेज। तो हमारे पास एक इमेज से दूसरे इमेज को अलाइन करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो रजिस्ट्रेशन कहलाता है, ऑफ द सेम एरिया नॉट नेसेसरली इन्वॉल्विंग ए मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, बट एक इमेज से दूसरे इमेज को अलाइन करने के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। बट यहाँ पे अगर देखोगे आपके रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटमेंट है वो है कि रजिस्ट्रेशन इज डन बिटवीन ए सैटेलाइट इमेज एंड फील्ड डेटा। ये गलत है, हमारे पास इमेज और इमेज के बीच में किया जाता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट है हमारे पास। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो जो ऑप्शन ए और बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बट हम बात कर रहे थे ये ट्रांसफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन जो हम देख रहे थे इनके बारे में। तो in spatial interpolation a large number of ground control points are defined on the image and on the ground. A polynomial is fitted to the control points using least square criteria to model the geometric error directly into the image without explicitly defining or identifying their source. Spatial interpolation जब आप करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इमेज का टू द ज्योमेट्री ऑफ द रेफरेंस या फिर मैप इमेज, तो वो क्या है, स्पेशल इंटरपोलेशन कहलाता है। जनरली 6 पैरामीटर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू रेक्टिफाई ए रिमोट सेंसिंग इमेज एज इट कैन मॉडल फॉर 6 काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन। तो आप देखोगे ट्रांसलेशन देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ट्रांसलेशन जो देखने के लिए मिलता है वो दो डायरेक्शन में होता है, एक तो एक्स में और एक वाई में। तो दो तो ये हमारे पास करेक्टिफाई करने पड़ते हैं, ये डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है हमारे पास ट्रांसलेशन इन एक्स एंड वाई। सिमिलरली इन दोनों में क्या है, स्केल भी चेंज होता है, तो स्केल चेंजेस देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ट्रांसलेशन इन एक्स, ट्रांसलेशन इन वाई, दो हो गया, स्केल चेंज इन एक्स एंड स्केल चेंज इन वाई, टोटल 4 तो डिस्टॉर्शन यहाँ पर ही देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा जो हमें देखने के लिए मिलते हैं वो स्क्यू और रोटेशन देखने के लिए मिलता है। तो टोटल हमारे पास क्या 6 पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें रिमोटली सेंसिंग जो इमेज होती है उसमें 6 काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेशल इंटरपोलेशन जो मॉडल होता है वो टेक केयर ऑफ 4 काइंड्स नहीं होता है, हमारे पास 6 काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन इन द रिमोट सेंसिंग इमेज। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है, ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
उसमें कौन कौन सा पहला ऑप्शन है हमारे पास, हाइयर फ्रिक्वेंसी इन एन ओरिजिनल इमेज प्रीडोमिनेंटली अपीयर अराउंड द सेंटर ऑफ इट्स फोरियर स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास जो हायर फ्रिक्वेंसी रहता है फोरियर स्पेक्ट्रम में, उसकी गाइडलाइंस होती है हमारे पास, तो वो आउटर एज पे रहता है, ना कि सेंटर के अराउंड रहता है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है हमारे पास। अगला है हमारे पास कि हाइयर फ्रिक्वेंसी इन एन ओरिजिनल इमेज प्रीडोमिनेंटली अपीयर प्रोग्रेसिवली अलोंग द आउटर एज ऑफ द फोरियर स्पेक्ट्रम। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल फीचर्स इन एन इमेज ओरिजिनल इमेज अपीयर एज वर्टिकल कंपोनेंट्स इन इट्स फोरियर स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे इनवर्ट देखने के लिए मिलता है, जैसे हॉरिजॉन्टल फीचर्स जो है वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर है। उसके बाद वर्टिकल फीचर्स इन एन ओरिजिनल इमेज अपीयर एज वर्टिकल कंपोनेंट्स इन इट्स ऑफ फोरियर स्पेक्ट्रम। ये गलत है, क्योंकि इनवर्स देखने के लिए मिलता है हॉरिजॉन्टल फीचर जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट्स में, और वर्टिकल फीचर जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी और सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फोरियर स्पेक्ट्रम होता है, उसकी जो गाइडलाइंस है यूज करने का, वो क्या है कि द फोरियर ट्रांसफॉर्म is used if we want to access the geometric characteristics of a spatial domain image, because the image in the Fourier domain is decomposed into its sinusoidal component। तो Fourier transformation में कोई components रहते हैं, उसके sinusoidal components रहते हैं। It is easy to examine or process certain frequency of the image, thus influencing the geometric structure in the spatial domain। तो स्पेशल डोमेन की बात करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो फ्रिक्वेंसीज रहते हैं हमारे पास, उनको ईजिली एक्सेस या प्रोसेस किया जा सकता है हमारे पास। कोई भी इमेज की जो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं हमारे पास, उनको ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इन मोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस द फोरियर इमेज इज शिफ्टेड इन सच अ वे दैट द डीसी वैल्यू दैट इज द इमेज मीन f00 अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इमेज मीन को, इज डिस्प्लेड इन द सेंटर ऑफ द इमेज। जो मीन वैल्यू रहती है फोरियर इमेज की f00, वो किस में डिस्प्ले होती है, सेंटर ऑफ द इमेज पे, ठीक है। The further away from the center an image point is, the higher is its corresponding frequency। तो सेंटर से जितना दूर जाओगे, मतलब आउटर एज की तरफ जितना दूर जाओगे इमेज के सेंटर से, तो आपको क्या है, फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है हमारे पास। तो हाइयर फ्रिक्वेंसी कहाँ पर लाई करती है, वो हमारे पास आउटर एज पर लाई करती है, ठीक है। एंड द मेन वैल्यू लाई ऑन द वर्टिकल लाइन इंडिकेटिंग दैट द टेक्स्ट लाइन्स इन द इनपुट इमेज आर हॉरिजॉन्टल। तो इसमें इनवर्स देखने के लिए मिलता है, हॉरिजॉन्टल जो फीचर्स हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट में, और वर्टिकल फीचर जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑप्शन बी और सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मैच द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द टाइप्स ऑफ फिल्टर्स गिवन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विद देयर कर्नल्स इन गिवन इन पी, क्यू, आर एंड एस। तो हमारे पास मैचिंग करनी है हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर को हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर कौन सा इसमें हमारे पास, ये कर्नल के बने हैं हमारे पास पी, क्यू, आर, एस, ठीक है। तो लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर बताना है, हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर, लैप्लासियन फिल्टर, सोवेल ऑपरेटर फिल्टर। कहने का मतलब है कि इसमें से हमें कर्नल चूज करना है कि अगर लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर अप्लाई करना है तो कौन सा कर्नल यूज करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो जब आप लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर का कर्नल देखोगे तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा, मतलब कि सिमेट्रिक होता है। जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 सब में अगर सेम वैल्यू है तो हमारे पास वो क्या है, लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर होता है। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर है, उसके लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी, सेंटर पर चेंज होती है, और उसके जो नाइबर जो हमारे पास वैल्यूज रहती हैं वो हमारे पास डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द डायगोनल वैल्यू, ठीक है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर होता है हमारे पास। लैप्लासियन फिल्टर देखोगे आप तो हमारे पास क्या होता है, ये जो डायगोनल वैल्यूज रहती हैं हमारे पास सेंटर वैल्यूज के, वो हमारे पास 0 होती है हमारे पास, और ये जो वैल्यूज रहेंगी वो सेम रहेंगी जो नाइबर वैल्यू रहती है हमारे पास। सोबेल ऑपरेटर फिल्टर में हमारे पास क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल फॉर्म में भी रह सकता है कि हमारे पास ये वैल्यू 0 0 हो जाएंगी, और ये जो -1 2 सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है हमारे पास सोबेल ऑपरेटर के अंदर। तो सेंटर तो हमारे पास 0 हो सकता है, और हमारे पास जो भी 2 कॉलम या 2 रो रहेंगी वो हमारे पास एक पॉजिटिव रहेगी एक नेगेटिव रहेगी हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेंटर जो रो है हमारे पास वो 0 0 है, और जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास नेगेटिव है, और थर्ड रो जो है हमारे पास
पॉजिटिव है हमारे पास, क्योंकि जो कर्नल है वो हमारे पास 3/3 के हमारे पास, ये 5/5 के भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा गया 3/3 से पूछा गया। तो ऑप्शन देखोगे आप, तो पहले का जो है वो हमारे पास P है, दूसरे का देखोगे आप तो हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर का जो है वो हमारे पास क्या है R है हमारे पास, ठीक है। और लेप्लेसियन फिल्टर जो है वो हमारे पास S है, और हमारे पास सोबेल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास Q है हमारे पास। तो ऑप्शन सी और डी जो है वो आंसर हो जाएगा आपका। इनके बारे में देख लेते हैं कि लेट्स टेक अ 3/3 मैट्रिक्स एज आवर कर्नल, फॉर ईच पिक्सल द फिल्टर मल्टीप्लाइज द करंट पिक्सल वैल्यू एंड द अदर 8 सराउंडिंग जो नाइबर वैल्यू होती हैं पिक्सल्स बाय द कर्नल कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो कोई भी जो डिजिटल इमेज होती है उसमें तो बहुत सारी नंबर ऑफ पिक्सल्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो किसी भी एक वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, किसी भी एक पिक्सल की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये पिक्सल है हमारे पास, इसकी बात कर रहे हैं तो इस पर हम कर्नल अप्लाई करेंगे। तो जो भी हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो यूनिक कर्नल है, तो वो जो नाइबर वैल्यू है, जैसे हमारे पास इस पिक्सल की बात कर रहे हैं तो इसके नाइबर जो वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू हो गई, तो इन सभी वैल्यूज़ पे कर्नल अप्लाई होता है। जो भी कर्नल हम यूज करते हैं उसका एवरेज आउट करते हैं, तो हमारे पास इस पिक्सल की एक्चुअल वैल्यू मिलती है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो अदर 8 सराउंडिंग पिक्सल्स होते हैं बाय द कर्नल कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, देन इट एडेड्स द रिजल्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ द करंट पिक्सल। उसके बाद हम उनको ऐड करते हैं तो करंट पिक्सल की वैल्यू मिलती है हमारे पास। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर ब्लर का एग्जांपल लेते हैं तो वो हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, लो पास फिल्टर होता है। तो उसका आप देखोगे जो कर्नल है वो कितना है हमारे पास, सेम है हमारे पास, सारी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास 1 1 1 1 1 1 है। तो हमारे पास जो ऑप्शन था लो पास फिल्टर का, लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर का क्या है, ऑप्शन P है हमारे पास, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है, ब्लर के लिए यूज होता है। ए सिंपल ब्लर कैन बी डन यूजिंग दिस कर्नल। तो ये कर्नल अगर हम यूज करते हैं किसी भी डिजिटल इमेज पे तो ब्लर हो जाती है हमारे पास, तो उसको क्या कहते हैं हम, बॉक्स ब्लर कहते हैं। ईच पिक्सल इज कंप्यूटेड एज द एवरेज ऑफ द सराउंडिंग पिक्सल। तो एवरेज लेते हैं हमारे पास जो भी सराउंडिंग पिक्सल्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है। एंड हियर इज द कर्नल ऑफ द गॉसियन ब्लर। ये क्या होता है हमारे पास, इट्स ए वेटेड मीन ऑफ सराउंडिंग पिक्सल डेट गिव मोर वेट ऑफ द पिक्सल नियर द करंट पिक्सल। दिस काइंड ऑफ फिल्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लो पास फिल्टर हमारे पास, ठीक है। तो जो करंट पिक्सल की वैल्यू होती है वो हमारे पास वेटेड मीन वैल्यू होती है कर्नल अप्लाई करने के बाद। दूसरा क्या हमारे पास शार्पनिंग की बात करते हैं। द डिटेल ऑफ एन इमेज कैन बी एम्फोसाइज्ड बाय यूजिंग हाई पास फिल्टर। तो शार्पनिंग किससे कर सकते हैं हम, हाई पास फिल्टर से कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू आप देखोगे तो ये जो डायगोनल वैल्यू है हमारे पास ये 0 है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू है और बाकी जो नेबर वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। तो इन दिस कर्नल द पिक्सल इज बूस्टेड व्हेन द नेबर पिक्सल्स आर डिफरेंट। तो नेबर पिक्सल जो है अगर डिफरेंट है हमारे पास तो वो हाई पास फिल्टर होता है। थर्ड है हमारे पास एज डिटेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाई पास फिल्टर हम किसके लिए, शार्पनिंग करने के लिए करते हैं यूज। लो पास फिल्टर जो है वो ब्लर करने के लिए यूज करते हैं। और हमारे पास जो एज डिटेक्शन है वो सोबेल ऑपरेटर या सोबेल कर्नल यूज कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू एज डिटेक्शन। वी विल प्रेजेंट द सोबेल ऑपरेटर हियर। द सोबेल ऑपरेटर यूजेस 2 कर्नल्स, 1 फॉर ईच डायरेक्शन। तो सोबेल ऑपरेटर में आप देखोगे कि के एक्स अगर देख रहे हो तो इसमें एक कॉलम आपको 0 मिलेगा, लेकिन के वाई देख रहे हो तो इसमें आपको एक रो 0 मिलेगी, एक नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा। तो यही ऑप्शंस में देखें हमारे पास तो सोबेल ऑपरेटर कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन क्यू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सोबेल ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि वी कंप्यूट द कन्वोल्यूशन बिटवीन द इमेज कन्वर्टेड इन ब्लैक एंड व्हाइट and the two kernels separately that give us the each pixel the values magnitude of x and magnitude of y. The values of current pixel is set magnitude x का स्क्वायर प्लस magnitude y का स्क्वायर रूट हो जाता है हमारे पास। तो जैसे कि हम बाकी सब में कर्नल अप्लाई कर रहे थे, बट एज डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सोबेल ऑपरेटर कर्नल यूज कर रहे हैं। इसमें के एक्स होता है के वाई होता है हमारे पास, इससे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकलेगा, इससे मैग्नीट्यूड ऑफ वाई निकलेगा। करंट पिक्सल की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों का स्क्वायर करके सम करके उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपको करंट पिक्सल की वैल्यू मिलती है हमारे पास, ठीक है।
फिर हमारे पास है कि एज डिटेक्शन यूजिंग लैप्लासियन ऑफ गॉसियन देखोगे आप कि अनदर वे टू डिटेक्ट द एजेस इन एन इमेज इज लैप्लासियन ऑफ गॉसियन. वी वांट टू फाइंड आउट एजेस व्हेन द gradient is very high or very low. By this assumption that sharp changes are sigmoid function. For that we can use second derivative of the function, and where the second derivative cross the zero means that is there is a peak in the gradient. ठीक है, तो जीरो जैसे ही पास होता है तो हम देख सकते हैं कि वहां पे ग्रेडियंट में पीक हमें दिखाई देता है. टू कैलकुलेट द सेकेंड डेरिवेटिव वी कैन यूज द फॉलोइंग फंक्शन. तो सेकेंड डेरिवेटिव देखोगे तो आपको ये गॉसियन का जो लैप्लासियन ऑफ गॉसियन है वो आपको देखने के लिए मिलता है. वी विल यूज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन बोथ डायरेक्शन एक्स एंड वाई, एंड द लैप्लासियन इज द सम ऑफ सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. तो लैप्लासियन है ये हमारे पास कि सेकंड डेरिवेटिव को एक्स और वाई के साथ करोगे, कोई भी फंक्शन को सेकंड डेरिवेटिव करोगे एक्स और वाई के साथ और फिर उसका सम करके लिखोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, वो हमारे पास फंक्शन मिलेगा लैप्लासियन गॉसियन का हमारे पास. ठीक है, इट मीन्स वी कंसिडर अ सर्कल एंड मूव इट अराउंड द पिक्चर एंड वेयर द एजेस इज ग्रेडियंट पॉइंट टुवर्ड्स लार्जेस्ट चेंज एंड लैप्लासियन विल measure the gradient flow into the circle and coming out of the circle. So near the to the edges we have positive negative values for Laplacian, and on the center of edge Laplacian would be 0. तो एज पे आपको 0 देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, सेंटर पे आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा और जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए मिलेंगी आपको सेंटर पे भी. ठीक है, तो एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द एज लैप्लासियन वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड सो वी कंसीडर दिस पार्ट ऑफ द इमेज एज एन एज. इट बेसिकली मेजर द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट विच इज द फ्लक्स ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड थ्रू स्मॉल एरिया. तो डाइवर्जेंस कैलकुलेट में हमारे पास लैप्लासियन भी जो होता है द ग्रेडियंट पॉइंट टुवर्ड्स वाइट 255 नंबर हाइयर नंबर होता है हमारे पास. तो कहने का मतलब है हम ये कर्नल है हमारे पास लैप्लासियन गॉसियन का हमारे पास. ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन के बाद तो लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर कौन सा हो गया हमारे पास, पी हो गया. हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर कौन सा हो गया हमारे पास, एस हो गया हमारे पास. ठीक है, नहीं हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर आपका डिफरेंट हो जाएगा. हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर आपका क्या होता है, ये हो जाएगा आपका जहाँ पे आपको एज पे 0 नहीं मिल रहा है. एज पे 0 जैसे अभी हमने पढ़ा था लैप्लासियन फिल्टर होता है, तो थर्ड वाला एस के साथ एज पे 0 और सेंटर वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी हमारे पास. ठीक है, तो ये लैप्लासियन फिल्टर हो गया. सोबेल ऑपरेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और वाई निकालते हैं हमारे पास, ये सोबेल ऑपरेटर का हो गया हमारे पास. और हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर आपका आर हो जाएगा. ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी और डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास. बैंड रेशियो इन सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड टू. तो ये भी एमएसक्यू का है. तो इसमें पहला ऑप्शन है एनहेंस द स्पेक्ट्रल सेपरेशन. मतलब बैंड रेशियो जो होता है सैटेलाइट इमेज में वो क्या इंटरप्रेट करता है, तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रल सेपरेशन को एनहेंस कर देता है. सही बात है. वो हमारे पास जो टोपोग्राफी का इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस कर देता है, ये भी सही है हमारे पास. एनहेंस द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी ये नहीं है, क्योंकि बैंड रेशियो अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा हमारे पास. तो जो टोपोग्राफी का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, सही बात है, लेकिन वो एनहेंस नहीं करता है हमारे पास टोपोग्राफी के इफेक्ट को. तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा हमारे पास. फिर है हमारे पास इंक्रीज स्पेशल डिफरेंसेस बिटवीन बैंड्स, ये भी गलत है. हमारे पास इंक्रीज नहीं करता है हमारे पास स्पेशल डिफरेंस. तो बैंड रेशियो से हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन हो सकता है वो एनहेंस द स्पेक्ट्रल सेपरेशन एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी. ऑप्शन ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके. ठीक है, तो बैंड रेशियो से क्या होता है, वो हमारे पास यूज बैंड रेशियोज टू एनहेंस द स्पेक्ट्रल डिफरेंस बिटवीन बैंड्स एंड टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ टोपोग्राफी. तो बैंड रेशियो से हमारे पास स्पेक्ट्रल डिफरेंस जो होता है वो एनहेंस हो जाता है बैंड्स के बीच में, और हमारे पास जो भी टोपोग्राफी का इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है हमारे पास. डिवाइडिंग वन स्पेक्ट्रल बैंड बाय अनदर प्रोड्यूस an image that provides relative band intensities. The image enhances the spectral difference between the bands. तो बैंड रेशियो हमारे पास स्पेक्ट्रल डिफरेंस को इंक्रीज कर देता है हमारे पास. ठीक है, बैंड रेशियोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग टू इफेक्टिवली डिस्प्ले स्पेक्ट्रल वेरिएशंस.
रेशियोइंग एनहेंसेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मटेरियल्स बाय डिवाइडिंग द ब्राइटनेस वैल्यू, मीन्स उसके जो डिजिटल नंबर होते हैं उनको डिवाइड करता है हमारे पास एट पीक्स, जो पीक होता है वो मैक्सिमा होता है और जो ट्रफ होता है वो मिनिमा होता है इन रिफ्लेक्टेंस कर्व आफ्टर द एडिटिव एटमॉस्फेरिक इज एडिटिव सेंसर ऑफसेट हैव बीन रिमूव। ठीक है, तो जो भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट रहता है उसको रिमूव करने के बाद जो भी ब्राइटनेस वैल्यू होती है किसी भी इमेज की उसको इंक्रीज कर देते हैं हमारे पास, कॉन्ट्रास्ट जो होता है बिटवीन मटेरियल्स वो इंक्रीज हो जाता है हमारे पास बैंड रेसिंग टेक्निक की हेल्प से। ठीक है, तो कहने का मतलब वो स्पेक्ट्रल डिफरेंस जो रहता है दो बैंड के बीच का वो इंक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा हमने देख ही लिया है कि टोपोग्राफी इफेक्ट जो रहता है वो रिड्यूस हो जाता है हमारे पास। स्पेक्ट्रल बैंड रेशियोइंग एनहेंसेस द डिजायर्ड कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन वाइल सप्रेसिंग अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज द टेरेन स्लोप एंड द ग्रेन साइज डिफरेंसेस। तो जो भी टोपोग्राफी का इफेक्ट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि द कोरिलेशन डी कोरिलेशन है हमारे पास कि द डी कोरिलेशन स्ट्रेच एनहेंसेस कलर डिफरेंसेस एंड रिमूव इंटरबैंड। तो जब डी कोरिलेशन होगा वो क्या क्या हमारे पास रिमूव कर देता है हमारे पास, जो इंटरबैंड रहते हैं उनका एक तो रिलेशन आपका मतलब रिड्यूस कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा उसको। तो कोरिलेशन उनके बीच का और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपका रिमूव कर देता है हमारे पास डी कोरिलेशन। ठीक है, तो डी कोरिलेशन क्या होता है, डी कोरिलेशन स्ट्रेचिंग एनहेंसेस द कलर सेपरेशन ऑफ एन इमेज विद सिग्निफिकेंट बैंड टू बैंड कोरिलेशन। ठीक है, तो बैंड टू बैंड के बीच में जो भी कोरिलेशन रहता है उसको सेपरेट आउट कर देता है, तो उसको हम डी कोरिलेशन कहेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कोरिलेशन का अपोजिट क्या हो जाता है, डी कोरिलेशन हो जाता है हमारे पास। तो डी कोरिलेशन स्ट्रेच टू रिमूव द हाई कोरिलेशन कॉमनली फाउंड इन द मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा सेट्स टू प्रोड्यूस अ मोर कलरफुल कंपोजिट इमेज। तो जो भी कलरफुल कलर कंपोजिट इमेज रहती है हमारे पास उसमें मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा रहता है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट बैंड का जो डेटा सेट रहता है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो उनके बीच का कोरिलेशन है उसको डी कोरिलेट कर देता है, रिमूव कर देता है हमारे पास। तो डी कोरिलेशन स्ट्रेच एनहेंसेस कलर डिफरेंस एंड रिमूव्स इंटरबैंड कोरिलेशन एंड देयर रिलेशनशिप। तो ऑप्शन सी और डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो 81 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड गेट 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया, सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें भी ओवरऑल एक्यूरेसी पूछी गई थी। तो इसमें सिमिलर है, जैसे कि हमारे पास क्या निकालना है, द ओवरऑल इमेज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी निकालनी है हमारे पास, मीन्स आपको ओवरऑल एक्यूरेसी निकालनी है लेकिन परसेंटेज में निकालनी है हमारे पास, कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग एरर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें सिमिलर जो थीम वाले जो क्लासेज हैं, जैसे सॉइल का सॉइल के साथ कितनी वैल्यू है हमारे पास, रिप्रेजेंट कर रहा है 40, वाटर का वाटर में 25 है, क्रॉप का क्रॉप के साथ 17 है, और टोटल कितना है हमारे पास, जब आप इसको जोड़ के लिखोगे या फिर इसको जोड़ के लिखोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों वैल्यूज को जोड़ के लिखते हो कितना हो जाएगा, 40, 25 और 17, तो आपको क्या मिलेगा, 82 मिलेगा। 82/100 टोटल जो वैल्यू है, और इंटू का परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दिया, तो आपको परसेंटेज में कितना मिलेगा, 82% मिलेगी ओवरऑल एक्यूरेसी। क्योंकि ओवरऑल एक्यूरेसी जो होती है वो क्या होती है, इज एसेंशियली टेल अस आउट ऑफ ऑल द रेफरेंस साइट्स व्हाट प्रोपोर्शन वर मैप्ड करेक्टली, कि सॉइल का सॉइल के साथ कितना क्लासेस, उसका जो क्लासिफिकेशन रहा 40 रहा, वाटर का वाटर के साथ 25 रहा, क्रॉप का 17 रहा, लेकिन इन तीनों को ऐड करोगे तो 80 हो गया, टोटल 100 था, ये सॉरी 82 हो गया, टोटल 100 था आपका, तो परसेंटेज कितना शो किया, 82% शो किया हमारे पास। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 82 हो जाएगा। द ओवरऑल एक्यूरेसी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट विद 100% एक्यूरेसी बीइंग ए परफेक्ट क्लासिफिकेशन वेयर ऑल रेफरेंस साइट वर क्लासिफाइड करेक्टली। अगर ये क्लासिफाई जो क्लासिफिकेशन होता है करेक्टली होता है हमारे पास, तो ये तीनों का जो सम रहता है वो टोटल के बराबर रहता है, मतलब कि 100 के बराबर रहता है। ठीक है, बट ये नहीं है हमारे पास, ये 82 है, तो कितना परसेंट हो गया, 82% हो गया। ठीक है, तो जो भी डायगोनल वैल्यूज है उनका सम किया डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू और इंटू का 100 क्यों, परसेंटेज में निकालना आंसर, तो हमारे पास 82% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूमेरिकल है कि नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर ए
एन 8-bit अनकम्प्रेस्ड इमेज ऑफ साइज 512 बाई 512 पिक्सल की इमेज है और 8-bit साइज इमेज है हमारे पास, तो नंबर ऑफ बाइट्स बताने हैं हमारे पास। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट्स तो इजीली निकल जाएंगे। जो साइज है हमारे पास इमेज का, जैसे 512 बाई 512 साइज है और 8 बिट की है, तो इतने के नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन आपको बाइट्स में आंसर निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो आपको बाइट में आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। यही बिट्स में पूछा जाता तो सिर्फ ये वाला आंसर हो जाता, 512 बाई 512 इंटू 8 हो जाता आपका आंसर। बट नंबर ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 8 करना पड़ेगा, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 512 बाई 512 इंटू का 8 और डिवाइडेड बाई 8 किसके लिए, हमने नंबर ऑफ बाइट्स में आंसर लाने के लिए। तो 262144 आपका क्या आ जाएगा, बाइट्स में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिजिटल नंबर DN वैल्यूज ऑफ एन इमेज आर 30 एंड 55। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 55 है और मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी है, 30 है। इफ द इनपुट डिजिटल नंबर वैल्यू ऑफ ए पिक्सल इज 35, तो जो डिजिटल नंबर वैल्यू इनपुट की है वो 35 है। द आउटपुट डिजिटल नंबर वैल्यू आफ्टर लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच ऑफ एन 8-bit डेटा इज। तो सिंपल है, 8-bit डेटा दे रखा है जिसकी रेंज कितनी होगी, 0 से 255 ग्रे लेवल्स रहेंगे हमारे पास। तो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास 0, मैक्सिमम वैल्यू होगी 255, ठीक है। और जो मिनिमम मैक्सिमम डिजिटल नंबर की वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 30 और 55 इनपुट की वैल्यू दे रखी है। तो जो डेटा गिवन है आप उससे पहले लिख लीजिए। पहले हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो मैक्सिमम डिजिटल नंबर हो गया 55, मिनिमम डिजिटल नंबर हो गया 30, इनपुट डिजिटल नंबर हो गया 35। तो 8-bit इमेज के लिए ग्रे लेवल 0 से 255 रेंज तक रहेंगे। लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 255। तो ए को हमने लोअर लिमिट से रिप्रेजेंट किया, बी को हमने अपर लिमिट से किया, सी को हमने मिनिमम डिजिटल नंबर, डी को हमने मैक्सिमम डिजिटल नंबर से किया, ठीक है। PIN के हमारे पास डिजिटल इनपुट वैल्यू हो गई। और आउटपुट निकालनी है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच के लिए हमारे पास, ठीक है। लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको जो आउटपुट वैल्यू मिलेगी इस फॉर्मूले से मिलेगी, P इनपुट माइनस C B माइनस A बाई D माइनस C प्लस का A। तो आप जो भी वैल्यूज है आप उनमें डायरेक्टली पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, P इनपुट हो गया 35, C की वैल्यू हो गई 30, B की वैल्यू हो गई 255, A की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। और D की वैल्यू हो गई 55, C की वैल्यू 30 और A की वैल्यू 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 51 आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब इसमें समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग जो होती है उसको हम नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं हमारे पास। तो नॉर्मलाइजेशन इज ए सिंपल इमेज एनहेंसिंग टेक्निक होती है कि इमेज को एनहेंस करना है आपको, तो स्ट्रेचिंग करते हैं हम उसके लिए। That attempts to improve the contrast in an image by stretching the range of intensity values it contains to span a desired range of values, that is the full range of pixels values that the image type concerned allows। तो अगर ये 8-bit इमेज है तो 0 से 255 ग्रे लेवल्स होते हैं। तो अगर आपकी इनपुट वैल्यू किसी भी डिजिटल नंबर की 30 है या जो भी हमने यहाँ पे लिया 35 लिया, तो उसका जो चेंज करना मतलब उसकी जो स्ट्रेचिंग करके उसकी रेंज ऑफ इंटेंसिटी को इम्प्रूव करना है वहाँ पर, उसके कॉन्ट्रास्ट जो है इमेज का उसको इम्प्रूव करना है। तो आप क्या कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करते हो, ठीक है, जिससे कि वो पूरा रेंज जो 0 से 255 रेंज है उसको यूज कर सके वहाँ पर। इट डिफर्स फ्रॉम द मोर सोफिस्टिकेटेड हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इन दैट it can only apply a linear scaling function to the image pixels value. As a result, the enhancement is less harsh. More implementations accept a gray level image as input and produce another gray level image as output। तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं वहाँ पर इनपुट में पुट करके उसका 0 से 255 8-bit इमेज के लिए उसका यूज किया जाता है, उस रेंज ऑफ वैल्यूज को यूज किया जाता है। तो इनपुट वैल्यू हम पुट करते हैं, आउटपुट वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है वहाँ पर स्ट्रेचिंग होने के बाद। Before the stretching can be performed, it is necessary to specify the upper and lower pixel value limits over which the image is to be normalized। तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जैसे इसमें गिवन है, मिनिमम और मैक्सिमम डिजिटल नंबर कितना है हमारे पास वो आपको पता होना चाहिए। तो उसको हम पहले परफॉर्म करते हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले। Often these limits will just to be minimum and maximum pixel value that the image type concerned allows
फॉर एग्जाम्पल 8 बिट ग्रे लेवल इमेजेस द लोअर एंड अपर लिमिट, जो लोअर और अपर लिमिट रहेगी वो 8 बिट के लिए 0 to 55 रहेगी, क्योंकि 8 बिट इमेज के लिए 2⁸ मतलब 256 ग्रे लेवल्स हो गए। 256 का मतलब 0 से लेकर 255 रेंज रहती है हमारे पास, ठीक है। तो मिनिमम जो लोअर लिमिट रहेगी वो 0 रहेगी और 255 जो रहेगी वो मैक्सिमम लिमिट रहेगी। और जो मिनिमम और मैक्सिमम पिक्सल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम जो इमेज का डिजिटल नंबर है उसकी बात कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, जो डी और सी की वैल्यू थी हमारे पास। और ए और बी की वैल्यू बात कर रहा है वो लोअर और अपर लिमिट की बात कर रहा है। सो कॉल द लोअर एंड द अपर लिमिट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन देन scans to the image to find the lowest and highest pixel values currently present in the image, जो कि हम C और D से रिप्रेजेंट किए। देन ईच पिक्सल P इज स्केल्ड यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शन। तो P आउट निकालना है तो P इनपुट वैल्यू माइनस का C इंटू का B माइनस A अपॉन में D माइनस C प्लस का A। तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, आउटपुट वैल्यू देगा हमारे पास। वैल्यूज बिलो 0 आर सेट टू 0 एंड वैल्यूज अबव 255 आर सेट टू 255, क्योंकि हमारे पास जो रेंज अवेलेबल है वो 0 से 255 8 बिट इमेज के लिए अवेलेबल है। हमारे पास 0 से नीचे रहेगा तो 0 रिप्रेजेंट करेंगे, 255 से ऊपर रहेगा तो 255 रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है। तो सिंपल है, आप इसमें फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 51 आंसर हो जाएगा। तो इस गेट ज्योमेट्रिक्स 2022 पेपर एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द FOV फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए सेंसर फॉर अ सीन प्लेस्ड एट ए नेदर हाइट ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। तो जो एलिवेशन है, जो ये फ्लाइंग हाइट है वो हमारे पास कितना है, टोटल 6 किलोमीटर का है हमारे पास, ठीक है। 6 मीटर नहीं है हमारे पास, 6 किलोमीटर है हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला अगर आप एच से रिप्रेजेंट कर दो तो एच की वैल्यू हमारे पास कितना है, 6 किलोमीटर है। और एंगल जो है वो, मतलब फील्ड ऑफ व्यू का जो एंगल वैल्यू है 90 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। द ग्राउंड स्वाथ विड्थ ऑफ द सीन इज, तो ग्राउंड का स्वाथ विड्थ निकालना है। स्वाथ विड्थ जैसे कि हमें पता है क्या होता है, स्कैनर ग्राउंड पे कितना स्कैन कर रहा है उसका जो वैल्यू रहता है वो ग्राउंड स्वाथ कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये तो यहाँ से यहाँ पे कैमरा अवेलेबल है, तो फोकल लेंथ हो गया हमारे पास, ये हमारे पास वो प्लेन हो गया जिसके ऊपर जो फोटोग्राफ क्रिएट होती है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फ्लाइंग हाइट हो गई हमारे पास। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है, ठीक है। अगर यही IFO व्यू होता तो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास क्या रिजोल्यूशन को, जो स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या फील्ड ऑफ व्यू ले रहे हैं, तो वो जो फील्ड ऑफ व्यू पूरा शो करेगा वो क्या करेगा, ग्राउंड का जो स्वाथ विड्थ है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या स्वाथ विड्थ की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या क्या गिवन है, FOV की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है और H की वैल्यू गिवन है। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, FOV/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी FOV/2 हो जाएगा हमारे पास। तो FOV/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री हो गई, ठीक है। और ये जो वैल्यू हो गई ग्राउंड स्वाथ की आधी वैल्यू हो गई। ग्राउंड स्वाथ की आधी वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम इसको फाई से डिनोट करते हैं तो फाई की वैल्यू 45 डिग्री, और ये तो H का H रहेगा हमारे पास, जो भी अल्टीट्यूड रहेगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा H इंटू 10 फाई, फाई नहीं होगा, H इंटू 10 फाई हो जाएगा, H10 फाई, ठीक है। तो अगर इसका कैलकुलेट किया जाता है तो ग्राउंड स्वाथ बाई 2 H इंटू 10 फाई हो जाएगा हमारे पास। 10 फाई कह लीजिए या 10 थीटा बाई 2, थीटा क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। तो H की वैल्यू हमारे पास 6 किलोमीटर है और 10 फाई मतलब 1045 हो जाएगा। फाई एक्चुअली क्या है, FOV/2 है और θ/2 कह लीजिए, तो ये 90/2 मतलब कि 45 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर इंटू का 10 45 डिग्री, ठीक है। ये आएगी वैल्यू आपकी ग्राउंड स्वाथ बाई 2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। आधी वैल्यू है हमारे पास और इसी ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। तो आपको tan थीटा की वैल्यू 1045 की वैल्यू 1 मिल गई। इसका मतलब ग्राउंड स्वाथ बाई 2 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6 किलोमीटर मिल गई। तो ग्राउंड स्वाथ बाई 2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो ग्राउंड स्वाथ की विड्थ जो मिल जाएगी आपको, वो आपको कितनी मिल जाएगी, 6 इंटू 2, इसको इधर ले जाओगे तो 12 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर में पूछा है तो आपको 12 आंसर लिखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
टोटल आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कितना है, 90 डिग्री है। हाफ की बात करेंगे तो ये कितना देगा आपको, ग्राउंड स्वेथ विड्थ बाई 2 देगा आपको। ठीक है, हमने ग्राउंड स्वेथ बाई 2 की वैल्यू निकाल ली। आपको 45 डिग्री वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ग्राउंड स्वेथ विड्थ टोटल कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ एच जो इसकी हाइट है इंटू का tan थीटा बाई 2। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, थीटा बाई 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो 2 इंटू 6 इंटू का tan 45, 2 इंटू 6 मतलब 12 किलोमीटर। किलोमीटर में आंसर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं गेट ज्योमेट्रिक्स 2022 पेपर के। उसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है। जितने भी ऑप्शंस थे MCQ हो MSQ हो उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने कहाँ पे इंक्लूड किया, वो हमने एक्सप्लेनेशन में सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस पेपर के एनालिसिस वीडियो का। हमने गेट ज्योमेट्रिक्स 2023 के पेपर एनालिसिस वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। बस आपको मेंबरशिप लेनी है और आप उस वीडियो का एक्सेस ले सकते हो। उसके अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं मेंबरशिप के, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी रिक्वायरमेंट है और ये जो PDF है वो भी अपलोड की जाएगी, उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा मेंबर्स के लिए। आप उस लिंक से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे साथ गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़िए, जिससे कि आपको अपडेट्स गेट ज्योमेट्रिक्स से रिलेटेड मिलती रहे आपको। ठीक है, थैंक यू।